नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित रिविट जोड़ एवं इसकी सामर्थ्य पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के प्रशिक्षण में मैं आपको रिविट जोड़ कैसे बनता है उसके बारे में, रिविट जोड़ की शब्दावली, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि रिविट जोड़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, रिविट जोड़ के प्रकार, कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जिनसे कि रिविट जॉइंट बनाया जाता है, रिविट जोड़ की दक्षता, रिविट जोड़ बनाने के बाद उसकी दक्षता, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी वो, और जब रिविट जोड़ एक बार बन जाता है तो उसके असफल होने के कारण, कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे कि रिविट जोड़ असफल हो सकता है। उसके बाद प्रशिक्षण का सारांश और ये मटेरियल कहाँ से लिया गया है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहला है रिविट जोड़ क्या है। तो रिविट जोड़ जब धातु के दो कार्यखंडों को आपस में मिलाकर और उसमें छिद्रण के प्रक्रिया के द्वारा छिद्रण करके या छिद्र बना करके या होल बना करके प्लेटों को जब अलाइन करके एक साथ रखा जाता है और उसके बाद रिविट डाल करके उसमें जब उनका जोड़ बनाया जाता है तो यही जो जोड़ होता है उसको रिविट जोड़ कहते हैं। रिविट जोड़ के लिए एक उचित यांत्रिक बल लगाया जाता है जिससे कि जोड़ क्या होता है, एक मजबूत जोड़ बनता है और रिसावरोधी जोड़ भी बनता है। जब हम रिविट के द्वारा जोड़ बनाते हैं तो जोड़ बनाने से पहले जो हम छिद्र करते हैं, होल बनाते हैं, ये जो होल बने हैं उन होल्स को पहले साफ कर लिया जाता है जिससे कि रिविट डालते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, रिविट कहीं फंसे ना, और प्लेट के छिद्रों को अलाइन करने में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसीलिए पहले उन छिद्रों को साफ कर लिया जाता है। साफ करने के बाद रिविट डाल करके उनके हेड बना दिए, जैसे कि यहाँ पर एक प्रकार का बट जोड़ दिखाया गया जिसमें एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, उसके ऊपर से यहाँ पर ये कवर प्लेट लगाई गई है क्योंकि बट जोड़ बनाने के लिए कवर प्लेट लगाना पड़ता है। तो इन दोनों प्लेटों को, इनके किनारों को, साइड को जोड़ा गया है कवर प्लेट लगा करके। इसमें एक रिविट इधर लगी है और एक रिविट इधर लगी हुई है। इस प्रकार रिविट जोड़ बनाया जाता है। रिविट जोड़ की शब्दावली, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि रिविट जोड़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो रिविट जोड़ के लिए सबसे पहले जो टर्म आता है उसको हम पिच बोलते हैं। पिच क्या होता है कि एक लाइन में जब हम रिविटिंग करते हैं तो एक लाइन की बात करते हैं, एक लाइन में दो क्रमागत रिविट के केंद्रों के जो बीच की दूरी होती है वही पिच कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये रिविट लगी हुई है, रिविट लगी हुई है तो इसमें दो क्रमागत, कोई भी दो क्रमागत रिविट ले लीजिए। इसमें आप पहले ये रिविट, एक रिविट ले लिया, दूसरी रिविट ये ले लिया हमने। इसमें जो इन दोनों रिविटों के केंद्र के बीच की दूरी होती है वही पिच कहलाती है। इसमें जरूरी नहीं है कि यही दो रिविट लें, आप ये दो रिविट ले लीजिए, इन दोनों रिविट के केंद्र के बीच की दूरी पिच कहलाएगी। ये दूसरी लाइन ले लीजिए, दूसरी लाइन में ये रिविट और ये रिविट दोनों के बीच की केंद्र की दूरी जो कहलाती है वो उसको पिच कहते हैं। पिच का जो मान होता है वो पिच बराबर 3D। 3D क्या होता है? डी जो होता है रिविट का सैंक का डायमीटर होता है। रिविट की जो बॉडी होती है, बॉडी को सैंक भी कहते हैं, उसका जितना डायमीटर लिया जाता है वो रिविट का सैंक का डायमीटर कहलाता है। हर एक रिविटिंग के लिए और प्लेटों को ज्वाइन करने के लिए रिविट का सैंक का डायमीटर अलग अलग हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो पिच को परिभाषित किया गया है कि पिच रिविट के सैंक के डायमीटर की 3 गुनी होती है। बैक पिच, जब हम बृहद जोड़, यानी कि जब काफी बड़ी सीट धातु की प्लेटें होती है और उनको जोड़ना होता है तो एक लाइन पर रिविटिंग करने से जोड़ की जो मजबूती है उतनी ज्यादा नहीं मिलती है। तो हम जोड़ की मजबूती और ज्यादा बढ़ाने के लिए उसमें कई लाइनों में रिविटिंग करनी पड़ती है। तो जब कई लाइनें हम बनाते हैं रिविटिंग करने के लिए, खास करके जब हम बृहद जोड़ बनाते हैं तो उनमें से दो क्रमागत लाइन, कोई भी दो क्रमागत लाइन ले लीजिए। इसमें से जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये ले लिया हमने, तो दो क्रमागत लाइन में जो आमने सामने की रिविट होगी उनके दोनों के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको बैक पिच या फिर ट्रांसवर्स पिच भी कहा जाता है। बृहद जोड़ में दो क्रमागत लाइनों में आमने सामने के रिविट के केंद्र के बीच की जो दूरी कहलाती है उसको बैक पिच कहते हैं। बैक पिच का मान, जो पिच होती है, पिच का 0.8 टाइम्स होती है, यानी कि पिच 3D के बराबर होती है। 3D को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, यानी कि 2.4D आ जाएगा। तो जो सैंक का डायमीटर है, सैंक के डायमीटर की
2.4 2.4 गुनी होती है बैक पिच। नेक्स्ट है विकर्णी पिच। विकर्णी पिच क्योंकि जो रिवेटिंग होती है दो प्रकार से की जाती है, एक चैन रिवेटिंग कहलाती है, एक जिगजैग रिवेटिंग कहलाती है। तो चैन रिवेटिंग में हम बात करते हैं पिच की, तो बात किसी भी रिवेटिंग होती है, बैक पिच आप चैन रिवेटिंग में बात करते हैं। जब जिगजैग रिवेटिंग की बात आती है तो वहां पर विकर्णी जो पिच का टर्म आता है। तो विकर्णी पिच में जब जिगजैग रिवेटिंग में ऐसा होता है कि जैसे कि ये चैन रिवेटिंग है, रिवेट एक दूसरे की सीध में लगे हुए हैं, दूसरी रो है तो उसमें भी क्या है, रिवेट एक दूसरे के सीध में लगे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फिगर है वो जिगजैग रिवेटिंग का, इसमें इस रिवेट के सामने रिवेट नहीं है, उस रिवेट के सामने से कुछ क्या है, दूसरी डिस्टेंस पर रिवेट लगा हुआ है। तो एक क्या बना रहा है, डायगोनल, जैसे ये एरो है वो क्या बना रहा है, एक प्रकार का विकर्ण बना रहा है। तो जिगजैग रिवेटिंग में दो क्रमागत लाइनों में लगे हुए रिवेटों के डायगोनल में रिवेटों के केंद्र के जो बीच की दूरी होती है उसको विकर्णी पिच कहा जाता है। विकर्णी पिच का मान 2p + d/3 होता है। 2p p पिच होती है संग डायमीटर की 3 गुनी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 d आ जाएगा प्लस 1 d, यानी कि 7d/3, 7d/3 यानी कि 3 दूनी 6 एक साथ, यानी कि होता है 2.5 d। सैंक के डायमीटर की 2.5 गुनी, 2.5 गुनी विकर्णी पिच होती है। आता है नेक्स्ट मार्जिन। मार्जिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्लेटों की डिजाइन करने के लिए, चाहे हम जो जोड़ बनाए, चाहे लैप जोड़ बनाए या बट जोड़ बनाए, उसमें मार्जिन का एक अलग ही महत्व है। मार्जिन होता क्या है, सबसे पहले मार्जिन कोई भी सीट हम ले लें, सीट के किनारे से पहली रिविट की जो पहली रेखा है, पहली रेखा में लगे हुए रिविट के केंद्र के बीच की दूरी मार्जिन कहलाती है। जैसे ये रिविट का किनारा है, फिर उसके बाद इस किनारे से जो पहली रो है वो ये है, इस रो का जो केंद्र है, जो रो लगे हुए इस रो में क्या लगी हुई है, रिविट लगी हुई है, या कहते थे इस लाइन में रिविट लगी हुई है। इस लाइन में जो रिविट लगी हुई उस रिविट के केंद्र के बीच की दूरी कहां से, इस किनारे तक की जो दूरी कहलाती है उसको हम मार्जिन कहते हैं। मार्जिन का मान 1.5 इंटू डी होता है, यानी कि सैंक के डायमीटर की 1.5 गुनी होती है मार्जिन। रिविट जोड़ के प्रकार, कौन कौन से रिविट जोड़ के प्रकार है? तो रिविट जोड़ जो ज्यादातर हम बनाते हैं वो दो प्रकार के बनाते हैं, एक लैप जोड़ बनाया जाता है, दूसरा बट जोड़ बनाया जाता है। तीसरा जोड़ एक डायमंड जोड़ भी है। डायमंड जोड़ को लोजन जोड़ भी बोला जाता है, जो कि क्या होता है, बहुत इकोनॉमिकल होता है। खास करके जो ब्रिज वगैरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, वहां पर हम डायमंड जोड़ का प्रयोग करते हैं। डायमंड जोड़ में रिविटों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिससे ओवरऑल मटेरियल का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सामान्य पर्पज के लिए और ज्यादातर हम दो प्रकार से ही जोड़ प्रयोग किए जाते हैं, करते हैं। एक है लैप जोड़, दूसरा है बट जोड़। लैप जोड़ क्या होता है? लैप जोड़ में मान लो कि धातु की दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इन दो प्लेटों को जोड़ना है। तो इन दो प्लेटों को जोड़ने के लिए एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर ऐसे रखते हैं, पूरी तरीके से दोनों को बंद करके ऐसे नहीं रख देते हैं, थोड़ा सा कुछ गैप बना करके रखते हैं दोनों के बीच में। मान लो ऐसे रखा हुआ, ये गैप कितना होगा, ये प्लेटों की स्ट्रेंथ और डिजाइन पर डिपेंड करता है कि कितना जोड़ की स्ट्रेंथ हमको कितनी चाहिए, उसी हिसाब से वो लैप बनता है। फिर तो लैप जोड़ में जब प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख करके रिविट लगा करके जोड़ा जाता है, इस तरीके के जोड़ को लैप जोड़ कहा जाता है। लैप जोड़ तीन प्रकार का होता है। पहला है इसमें सिंगल रिवेटेड लैप जोड़, सिंगल रिवेटेड लैप जोड़, दूसरा है डबल रिवेटेड, तीसरा है ट्रिपल रिवेटेड लैप जोड़। सिंगल रिवेटेड लैप जोड़ में एक रिविट लगा होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, इसमें एक प्लेट ये ऊपर रखी हुई है और एक प्लेट ये यहाँ पर रखी हुई है, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई, लेकिन ये प्लेट पूरी तरीके से नहीं इसमें लगी हुई है, अदरवाइज जोड़ बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसमें से क्या है, कुछ गैप दे करके वो जोड़ के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, तो इसमें एक रिविट लगाया गया है। तो इस प्रकार का जो जोड़ है वो कहलाता है सिंगल रिवेटेड लैप जोड़। दूसरा है डबल रिवेटेड लैप जोड़। डबल रिवेटेड लैप जोड़ में दो रिवेट लगी होंगे, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। इन दोनों प्लेटों को जोड़ने के लिए, क्योंकि प्लेटों का साइज बड़ा है, इनको जोड़ना है, ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो इसमें एक रिवेट की लाइन ये हो गई, दूसरी रिवेट की लाइन ये है। इस प्रकार का जो जोड़ कहलाता है उसको हम डबल रिवेटेड लैप जोड़ कहते हैं। तीसरा होता है ट्रिपल रिवेटेड। अगर यही संख्या जो रिवेट की लाइन की संख्या, रिवेट की संख्या नहीं, रिवेट के लाइन की संख्या है, दो से अधिक हो जाए, यहाँ पर क्या है, दो है, अगर रिवेट की लाइन की संख्या यहाँ पर क्या हो जाए, तीन हो जाए, तीसरी रिवेट और आ जाती है, रिवेट की लाइन और आ जाती है, तो उसको ट्रिपल रिवेटेड लैप जोड़ कहा जाता है। यहाँ पर सिंगल रिवेटेड के फिगर में ये आपको जो है फ्रंट व्यू दिख रहा है और ये आपको टॉप व्यू दिख रहा है। टॉप से प्लेटें ऐसे दिखेंगी जिसमें एक रिवेट लगा हुआ है, फ्रंट सामने से देखने पर रिवेट का हेड दिखाई देगा आपको, और ये प्लेटें की जो मोटाई है वो दिखाई देगी यहाँ पर।
तो लैप जोड़ 3 प्रकार का, सिंगल रिवेटेड, डबल रिवेटेड और ट्रिपल रिवेटेड। उसके बाद है नेक्स्ट बट जोड़। बट जोड़ में जो जोड़ बनाते हैं हम, उसमें क्या होता है कि ये दो प्लेटें हैं, इसमें क्या किया हमने, दो प्लेटों को जब उनके साइड बाय साइड यानी कि जब उनके किनारों को मिलाकर के जोड़ा जाता है। अब किनारों को मिलाकर कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि लैप जोड़ में तो सीटों को हमने एक दूसरे के ऊपर रख लिया, तो होल करने के लिए, रिवेटिंग करने के लिए प्रॉपर आपको क्या मिल गया, स्पेस मिल गया, जगह मिल गई, तो वहां पर आपने होल करके रिवेटिंग कर दी। लेकिन लैप जोड़ में कैसे करेंगे, दो प्लेटों को आपने ऐसे जोड़ दिया, जब दो प्लेटों को आप ऐसे जोड़ेंगे तो बीच में कैसे आप कहेंगे कैसे ज्वाइंट बनेगा, इसमें होल कहाँ करेंगे। तो लैप जोड़ के लिए एक चीज नेसेसरी होती है, वो होता है कवर। यहाँ पर प्लेटों को रख दिया, फिर प्लेटों को जोड़ने के लिए इनके ऊपर क्या लगाया जाता है, कवर लगाया जाता है। कवर की भी एक निश्चित लंबाई होती है और एक निश्चित मोटाई होती है। बहुत हैवी कवर नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत अधिक लंबा कवर होना चाहिए। तो लैप जोड़ में सीटों को किनारे रख करके उनको आपस में जोड़ा जाता है, और इसमें दो प्रकार से जोड़ा जाता है लैप जोड़ में। वो बट जोड़ में, बट जोड़ में सीटों को किनारे रख करके उनको आपस में जोड़ा जाता है। और बट जोड़ दो प्रकार का होता है, एक सिंगल स्ट्रैप बट जोड़, दूसरा होता है डबल स्ट्रैप बट जोड़। सिंगल स्ट्रैप में अगर एक स्ट्रैप, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है, फ्रंट व्यू में दो सीटें, एक सीट ये है और एक सीट ये है, दोनों को जोड़ना है, उनको दोनों को किनारों को आपस में यहाँ पर रखा गया है। और उसके बाद ये जो सीट है वो नीचे से यहाँ पर एक कवर के रूप में प्रयोग की गई है। इसकी जो मोटाई होती है वो इन सीटों कंपैरिजन में काफी कम होती है। बहुत ज्यादा मोटाई कर देंगे या इनके बराबर भी कर देंगे तो धातु जो ओवरऑल जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें एक कवर प्लेट प्रयोग की गई है, और इसमें एक रिवेट इस प्लेट में लगाई गई है और एक रिवेट इस प्लेट में लगाई गई है। दूसरा है डबल स्ट्रैप। डबल स्ट्रैप में जब हम दोनों तरफ से कवर प्लेट यूज करते हैं तो वो डबल स्ट्रैप कहलाता है। स्ट्रैप का मतलब कवर ही है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर ये इस प्रकार का जोड़, ये धातु की प्लेट एक ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, इसमें एक कवर यहाँ पर लगाई गई है, एक कवर यहाँ पर ये नीचे लगाई गई है। तो इस तरीके का जोड़ जो कहलाता है वो डबल स्ट्रैप कहलाता है, दोनों तरफ कवर लगा करके। अगर यही क्या है सिंगल स्ट्रैप बट जोड़ है, उसमें हम टॉप व्यू देखें, टॉप से हमको ऐसे दिखाई देगा, एक प्लेट ये दिखाई देगी, एक प्लेट ये दिखाई देगी, ऊपर से इसमें कवर लगा दिया गया और उसके बाद ये रिवेटिंग कर दी गई है। रिवेटिंग में ये चैन रिवेटिंग है, एक ही लाइन में कई सारी रिवेट लगी हुई है, इस तरीके से यहाँ पर लगी हुई। अब इसमें बट जोड़ में सिंगल स्ट्रैप में भी तीन प्रकार है, सिंगल स्ट्रैप सिंगल रिवेटेड बट जोड़, उसके बाद सिंगल स्ट्रैप डबल रिवेटेड बट जोड़, सिंगल स्ट्रैप ट्रिपल रिवेटेड बट जोड़, डबल स्ट्रैप सिंगल रिवेटेड बट जोड़, डबल स्ट्रैप डबल रिवेटेड बट जोड़, डबल स्ट्रैप ट्रिपल रिवेटेड बट जोड़, सिंगल स्ट्रैप सिंगल रिवेटेड। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल है, एक स्ट्रैप है और एक रिवेट लगी हुई। अब यहाँ पर आप कहोगे कि दो रिवेट है, दो रिवेट नहीं, ये एक रिवेट है, एक ही रिवेट क्या लगी हुई है इसको जोड़। एक प्लेट पर अगर एक रिवेट लगती है तो वो सिंगल रिवेटेड होता है बट जोड़ में। ये लैप जोड़ नहीं है, ये बट जोड़ है, क्योंकि इसमें कवर प्लेट लगी हुई है। तो एक प्लेट में एक ही रिवेट लगी हुई होती है तो सिंगल रिवेट। अगर एक प्लेट में एक से अधिक दो रिवेट लगी हुई थी तो डबल रिवेटेड कहलाता है। अगर एक प्लेट में दो से ज्यादा तीन रिवेट लगी हुई है तो वो ट्रिपल रिवेटेड कहलाता है। तो इस प्रकार से बट जोड़ का जो क्लासिफिकेशन है स्ट्रैप के आधार पर, यानी कवर प्लेट के आधार पर, सिंगल स्ट्रैप डबल स्ट्रैप, और उसके बाद रिवेटिंग के आधार पर तीन प्रकार से, सिंगल रिवेटेड डबल रिवेटेड और ट्रिपल रिवेटेड। तो दोनों में सिंगल स्ट्रैप डबल स्ट्रैप में भी सिंगल रिवेटेड डबल रिवेटेड ट्रिपल रिवेटेड आ जाएगा। उसके बाद है रिवेट जोड़ की दक्षता। जो रिवेट जोड़ की दक्षता है, ये एफिशिएंसी है, उसकी स्ट्रेंथ से नापी जाती है। जब हम जोड़ बना लेते हैं तो जोड़ बनाने के बाद हमें ये देखना होता है कि इस जोड़ की जो शक्ति है वो कितना ज्यादा से ज्यादा लोड ये जोड़ सहन कर सकता है, या कह सकते हैं कि कितने प्रकार के इसमें लोड लगाए जा सकते हैं जिससे कि ये जोड़ फेल ना हो। तो इस भिन्न भिन्न जोड़ों के लिए जो एफिशिएंसी होती है जोड़ की वो भिन्न भिन्न होती है। तो भिन्न भिन्न जोड़ों की जब एफिशिएंसी भिन्न होती है तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है। इसमें पहला है लैप जोड़। लैप जोड़ में आप तीन तरीके से, सिंगल रिवेटेड डबल रिवेटेड और ट्रिपल रिवेटेड। सिंगल रिवेटेड में जो इसकी सामर्थ्य है वो 50 से 60% होती है। डबल रिवेटेड में जो इसकी सामर्थ्य है वो होती है 60 से 72%। लैप जोड़ की बात कर रहे हैं, लैप जोड़ में जो इसकी सामर्थ्य है वो कितनी होती है, 60 से 72%। लैप जोड़ ट्रिपल रिवेटेड में अगर तीन रिवेट लगी हो तो उसकी सामर्थ्य एफिशिएंसी बढ़ जाती है, 72 से 80% हो जाती है। लेकिन जब हम बट जोड़ और डबल स्ट्रैप की, क्योंकि डबल स्ट्रैप क्या होता है कि ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ज्यादा ताकत देता है जोड़ को, तो डबल स्ट्रैप में सिंगल रिवेटेड उसमें 55 से 60% एफिशिएंसी होती है, डबल रिवेटेड में 76 से 84% एफिशिएंसी होती है, ट्रिपल रिवेटेड में 80 से 88% होती है।
यानी कि अगर जब हम जोड़ बनाए जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की आवश्यकता वाले जोड़ के लिए हम बट जोड़ और डबल स्ट्रैप का प्रयोग करते हैं। दोनों तरफ से कोई धातु की प्लेटें हैं, धातु की प्लेटों के ऊपर दोनों तरफ से कवर प्लेट लगा देते हैं। कवर प्लेट लगाने के बाद अगर आप ट्रिपल ल्यूटिंग करते हैं तो जोड़ की स्ट्रेंथ अत्यधिक हो जाती है। तो यहाँ पर कंपैरिजन में हम ये कह सकते हैं कि जो बट जोड़ है, बट जोड़ में ट्रिपल ल्यूटेड और डबल स्ट्रैप है, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, 80 से 88% होती है। अगर ओवरऑल कंपैरिजन करें, सिंगल ल्यूटेड में 50 से 60 है, जबकि सिंगल ल्यूटेड में बट जोड़ में 55 से 60 है। सिंगल डबल ल्यूटेड लाइव जोड़ में 60 से 72% एफिशिएंसी होती है, जबकि डबल ल्यूटेड बट जोड़ में 76 से 84%। ट्रिपल ल्यूटेड लाइव जोड़ में एफिशिएंसी 72 से 80% है इसमें, और जबकि बट जोड़ डबल स्टिक ट्रिपल ल्यूटेड में 80 से 88% है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, ओवरऑल कंक्लूजन जो है इसका निष्कर्ष ये आया है कि जब हम विभिन्न प्रकार के जोड़ बनाते हैं शीट मेटल में, उनमें बट जोड़ और डबल कवर के साथ दोनों तरफ जब कवर लगाते हैं तो उसकी सामर्थ्य अत्यधिक पाई जाती है, और जहां पर अत्यधिक सामर्थ्य की जरूरत होती है वहां पर हम बट जोड़ और डबल स्ट्रैप का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है, क्या होता है कि जब हम रिविट जोड़ बना लेते हैं तो रिविट जोड़ बनाने के बाद रिविट जोड़ कई प्रकार से फेल हो सकता है। रिविट जोड़ कई प्रकार से फेल हो सकता है, उसके फेल होने के कई सारे कारण हैं, क्योंकि जब भिन्न भिन्न प्रकार के लोड लगते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की लोडिंग होती है, तो उसके फेल होने के कारण भी कई हो सकते हैं। वो फेल होने के कारण कौन से हैं, उनका निवारण कैसे किया जाए, वो हम आगे इसमें अब डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला है कि रिविट का जो प्लेटें हैं जिनको हम जोड़ रहे हैं, उन प्लेटों का किनारों से फट जाना। उन प्लेटों का किनारों से फट, कैसे प्लेट किनारों से फट जाती हैं। दूसरा इसमें आएगा कि रिविट जोड़ जब हम बनाते हैं तो उस रिविट जोड़ का जब बनाते हैं तो जो प्लेटें हैं वो रिविट रेखा से ही फट जाती हैं। इसके क्या कारण है, इससे कैसे दूर कर सकते हैं। तीसरा है रिविट का ही सीयर ऑफ हो जाना, यानी कि रिविट का सैंक ही क्या हो जाना, अलग हो जाना टूट करके। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं रिविट सीयर ऑफ, ये तीसरा फेलियर है। चौथा है रिविट का क्रश हो जाना, यानी कि जो होल है रिविट का उसको क्या हो जाना, बड़ा हो जाना। उसके क्या कारण है, कैसे दूर कर सकते हैं, इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला है रिविट का किनारे से फटना। रिविट का किनारे से फटने का क्या कारण है, तो रिविट का किनारे से जो फटने के कारण है वो इसमें कारण में पहला कारण ये है कि जब हमने क्या किया कि ड्रिल किया या पंच किया, तो उसमें जो हमने होल बनाया तो वो होल क्या हुआ, सीट के किनारे से क्या है, बहुत नजदीक है। अगर वो होल, जैसे कि यहाँ पर ये सीट का किनारा है और ये जो हमने होल बनाया, ये होल सीट के किनारे से अगर अत्यधिक नजदीक हो तो ये क्या हो जाएगा, रिविट की जो प्लेट है जैसे यहाँ पर ये फटी हुई है वो फट जाएगी। दूसरा है कि इसमें जो लैप है, ये जो हमने लैप बनाया, जैसे एक प्लेट ये रखी दूसरी प्लेट ये रखी, ये जो लैप बनाया ये अगर सही नहीं बना तब भी रिविट क्या होती है, फट जाती है, कह सकते हैं कि छिन जाती है, जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से हुआ है। तो ये दो कारण हो सकते हैं। पहला क्या कि हमने जो इसमें रिविटिंग के लिए होल बनाया रिविट के किनारे से उचित स्थान पर नहीं बनाया। दूसरा, लैप उचित नहीं है, जो इसमें हमने लैप बनाया है, एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर रखा है, वो क्या है, कम है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये प्लेट क्या है, ये जो नीचे वाली प्लेट है इसका किनारा बहुत नजदीक है रिविट के होल से, तो इसके नीचे वाली प्लेट के फटने के चांसेस भी है, ये भी फट सकती है। अगर ये रिविट किनारे से बहुत नजदीक है तो वो भी फट सकता है। ठीक, तो इसको कैसे दूर किया जा सके, तो इस तरीके के दोष को दूर करने के लिए मार्जिन, जो जैसे कि मैंने पहले भी आपको परिभाषित किया कि मार्जिन जो होता है रिविट के, ये रिविट का किनारा है, वो धातु की प्लेट का किनारा है, धातु की प्लेट के किनारे से रिविट के केंद्र के बीच की दूरी मार्जिन होती है। तो मार्जिन जो है 1.5D, यानी कि जो रिविट हम जिस मोटाई का ले रहे हैं, जिस जो इतना उसका सैंक का डायमीटर है, उस सैंक के डायमीटर की 1.5 गुनी होनी चाहिए। अगर मार्जिन 1.5 गुनी है सैंक के डायमीटर की, तो फिर इस तरीके का जो दोष है या असफल होने का कारण है उसको दूर किया जा सकता है। अगर मार्जिन क्या है, कम है, तो फिर इस तरीके का दोष उत्पन्न होगा। इसलिए जब भी हम रिविट की सहायता से धातु की प्लेटों को जोड़ें तो मार्जिन का ख्याल रखना अति आवश्यक है, जिससे कि प्लेट के जो किनारे हैं, जैसे कि ये फटा हुआ है, उस किनारे को फटने से या प्लेट को या जोड़ को डैमेज होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है रिविट रेखा से, जो रिविटिंग किया है हमने उस रेखा से प्लेट का फट जाना। तो रिविट रेखा का कैसे, प्लेट से रिविट रेखा कैसे, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, इसमें कोई लोड लग रहा है, मान लो टेंसाइल लोड लग रहा है। ठीक, अब वो टेंसाइल लोड इतना लग रहा है कि क्या हो गया कि ये जो प्लेट है वो प्लेट यहाँ से रिविट रेखा से ही फेल हो गई। इसके कारण क्या है, रिविट रेखा से फेल होने के कारण क्या है,
जो रिविट रेखा से फेल होने का कारण यही है इसमें कि ये जो रिविट है ये अत्यधिक पास पास लगे हुए हैं। जब रिविट एक दूसरे के काफी नजदीक लगे होते हैं तो उनमें स्ट्रेस कंसंट्रेट हो जाती है, जिससे कि ये रिविट रेखा से फेल हो जाते हैं। अब क्या करें हम इसके लिए, क्या करना चाहिए, तो जो रिविट है, रिविट के बीच जो पिच मैंने बताया था, जो पिच है, जो रिविट का सैंक है, रिविट के सैंक के डायमीटर की 3 गुनी होना चाहिए। तो पिच 3D, जो इनके बीच का गैप है वो कम से कम 3D के बीच के रहे। पिच क्या कहलाती है? दो रिविट के केंद्र के बीच की दूरी, दो क्रमागत रिविट के केंद्र के बीच की दूरी। तो जो पिच है वो सभी रिविटों के लिए एक समान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी रिविट के लिए कम है, किसी रिविट के लिए ज्यादा, नहीं, पिच समान होना चाहिए। अंदाज से डिस्टेंस नहीं बनाना है या ना होल्ड करना है। फिर दूसरा कारण ये है कि इसको फेल होने से बचाना है, तो इसका जो लोड है, जो इसमें लगने वाला लोड है, वो जो यहाँ पर लोड लग रहा है, यानी कि P1 बराबर ST P माइनस D इंटू T, इससे अत्यधिक लगने वाला लोड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर P1 एक अधिकतम लगने वाला बल, यहाँ पर ये कैलकुलेट किया गया है। तो अधिकतम लगने वाले बल में जो फैक्टर है इसमें वो है ST। ST क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो जैसे ये प्लेट है, धातु की जो प्लेट ले रहे हैं, इन प्लेटों की टेंसाइल स्ट्रेंथ, प्लेट किस मटेरियल के बने हुए हैं? उस मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के लिए जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की यानी कि तनाव प्रतिबल की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू यानी कि मान होता है, वो अलग अलग होता है। एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, स्टील के लिए अलग होगा। तो हर एक धातु के लिए तनाव प्रतिबल का मान अलग अलग होता है। उसके बाद फोर्स निकालना है, तो ये प्रतिबल हो गया, तनाव प्रतिबल कितना होना चाहिए, जो जिस प्रकार की हम धातु की प्लेटें लेंगे उसी प्रकार से उसका तनाव प्रतिबल हो जाएगा। उसको हम क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करते हैं। क्षेत्रफल यहाँ पर P माइनस D इंटू T, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि इन दो रिविटों के बीच की दूरी, क्योंकि पिच P होती है, P को D से माइनस किया गया, D इसलिए माइनस किया क्योंकि केंद्र से दूरी होती है पिच, तो केंद्र का आधा उस साइड का, आधा इस साइड का माइनस कर देंगे तो आधा आधा पूरा एक हो जाएगा। तो ये पूरा जो डायमीटर है D को यहाँ से माइनस कर दिया, घटा दिया गया। और ये T क्या है? प्लेट की थिकनेस है कि दोनों प्लेट की मोटाई कितनी है। जब उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगने वाला बल मिल जाएगा। एक बार जब लगने वाला बल मिल जाएगा तो वहां से हमको ये पता चल जाता है कि इस पर कितना अधिकतम बल लगाया जाए, क्योंकि सहन करने के लिए P1 इतना निकल गया। अगर ज्यादा लगा देंगे तो ये जो प्लेटें हैं रिविट की रेखा से क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी। इसीलिए जो लगने वाला बल है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रिविट का सीआर ऑफ हो जाना। रिविट का कैसे रिविट सीआर ऑफ होगा ये देखना है यहाँ पर। तो रिविट की सीयरिंग होता क्या है, कई बार की जो रिविट होते हैं वो तनाव प्रतिबल, जैसे कि पहले वाले में पढ़ा कि रिविट रेखा से ना फेल होकर के रिविट सीआर ऑफ हो जाते हैं। तनाव प्रतिबल तो विरोध करने योग्य होता ही नहीं है। कई बार रिविट तनाव प्रतिबल को विरोध नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है? सीआर ऑफ हो जाता है। सीआर ऑफ होने के कई सारे कारण, कि सीआर ऑफ होने के जैसे कारण क्या है कि जो रिविट का सैंक की मोटाई है वो क्या होना, रिविट की तुलना में जो प्लेटों जो रिविट का सैंक का व्यास है, रिविट के प्लेट की जो मोटाई है उसकी तुलना में काफी ज्यादा है। ये काफी ज्यादा होगा तो सहन कर लेगा। अगर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा सैंक, रिविट का जो सैंक है प्लेटों की मोटाई की तुलना में बहुत कम हो जाएगा, तो रिविट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। दूसरा है कि जो रिविट का मटेरियल लिया गया है वो क्या है? बहुत कमजोर है, क्योंकि धातु की प्लेटें अगर हार्ड हैं वो ज्यादा लोड लेने के लिए क्या है? डिजाइन है, ये ज्यादा लोड सहन कर सकती है। और जो रिविट का मटेरियल लिया गया है वो क्या है? कमजोर है, तो रिविट क्या हो जाएगा? सैंक से टूट जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जिस धातु की प्लेट को जोड़ना हो तो रिविट का मटेरियल भी लगभग उसी धातु का होना चाहिए। अब इसको दूर करना है, तो दूर करने के लिए इस पर जो लगने वाले बल हैं वो हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए। इस पर लगने वाला बल क्या है? P2 जैसे पहले वाले में टेंसाइल फोर्स P1 कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर शियर फोर्स P2 कितना लगना चाहिए? तो इसके लिए अगर सिंगल स्ट्रैप बट जोड़ बना हुआ है तो SS π/4D²। SS क्या है? जो रिविट के सैंक का मटेरियल है, यानी कि रिविट का जो मटेरियल है उसकी क्या है? शियर स्ट्रेंथ है। शियर स्ट्रेंथ अलग अलग रिविट के मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। और रिविट के सैंक का एरिया, क्षेत्रफल π/4D², इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सिंगल स्ट्रैप बट जोड़ के लिए लोड मिल जाएगा, कितना लोड इसमें लग सकता है। उससे ज्यादा लगेगा तो रिविट फेल हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा कि डबल स्ट्रैप के लिए, डबल स्ट्रैप के लिए सिंगल स्ट्रैप की तुलना में 2 गुना सहन शक्ति होती है, इसीलिए इसमें जो फोर्स निकला है वो 2 से इसमें क्या किया गया? गुणा किया गया है, जिससे कि इसमें अधिक से अधिक लोड लगाया जा सकता है। तो पहले भी जब हमने एफिशिएंसी यानी सामर्थ्य की बात की थी, तो सामर्थ्य में पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जो रिविट जोड़ की सामर्थ्य है डबल स्ट्रैप
बट जोड़ में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट है रिविट का क्रश हो जाना। रिविट का क्रश हो जाना, रिविट कैसे क्रश हो जाएगा? तो रिविट का क्रश तब होता है जब रिविट का व्यास प्लेट की मोटाई की तुलना में अत्यधिक होता है। जब रिविट का व्यास, यहाँ पर जैसे कि ये रिविट का व्यास लिया गया है, ये रिविट है, रिविट का व्यास अगर जो प्लेटें हम ले रहे हैं उनकी मोटाई की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो जब हम बल लगाते हैं तो उस बल की वजह से प्लेटें बल नहीं सहन पाती, रिविट तो बल सहन कर लेता है क्योंकि सहन का डायमीटर ज्यादा है, लेकिन प्लेटें उस बल को सहन नहीं कर पाती हैं और प्लेटें क्या हो जाती हैं, क्रश हो जाती हैं। क्रश हो जाने का मतलब क्या है, इनका जो छेद है वो बढ़ जाता है, ओवल छेद हो जाता है। जब वो छिद्र या होल ओवल हो जाएगा तो जो ज्वाइंट है वो क्या हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, लूज हो जाता है। ज्वाइंट के ढीले होने से या लूज होने से जो ज्वाइंट हमने ये जोड़ बनाया था उसकी जो सामर्थ्य है वो कम हो जाती है। फिर जिस एप्लीकेशन के लिए या जिस प्रयोग के लिए हमने इस जोड़ को बनाया था वो प्रयोग हमारा पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए इसको बचाने के लिए या इसकी असफलता को रोकने के लिए इस पर जो लगाया गया बल है वो क्रशिंग प्रतिरोध से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसकी जो सहन करने की शक्ति है क्रशिंग प्रतिरोध, उससे जो लगने वाला बल है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्रशिंग प्रतिरोध निकालने के लिए यहाँ पर पीसी बराबर एन डी टी इंटू सिग्मा सी, जहां पर एन क्या है, एन है रिविटों की संख्या, कितने नंबर ऑफ रिविट लगे हुए हैं उस जोड़ को बनाने के लिए, डी शंक का डायमीटर है, टी जो धातु की प्लेटें ली गई हैं, चद्दर ली गई है उनकी मोटाई है, और सिग्मा सी क्या है, उन चद्दरों का क्रशिंग प्रतिबल है। क्रशिंग प्रतिबल इसलिए है, और जैसे हमने टेंसाइल प्रतिबल और शियर प्रतिबल की बात की उसी तरीके से यहाँ पर क्रशिंग प्रतिबल है। हर एक मटेरियल का जो क्रशिंग प्रतिबल है वो अलग अलग होता है। तो इसी तरीके से जब जितने प्रकार की जिस धातु की हम प्लेट जोड़ेंगे उस धातु का क्रशिंग प्रतिबल भी अलग अलग होगा। तो इन जितने भी सारे इसके पैरामीटर हैं उन जब पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, मान रखेंगे, तो आपको एक क्रशिंग बल मिल जाएगा। क्रशिंग बल मिल जाएगा तो इससे आपको एक पता लग जाएगा कि इस पर जो लगने वाला बल है वो कितना होना चाहिए। अगर इस पर लगने वाला बल उस क्रशिंग प्रतिबल से कम है तो इस प्रकार की जो दोष है इस पर आता है वो दोष नहीं आएगा, यानी कि ये जो होल है इनका ओवल नहीं बनेगा और ना ही ज्वाइंट क्या होगा, ढीला पड़ेगा। इसीलिए इसके लिए क्रशिंग प्रतिरोध या कह सकते हैं क्रशिंग बल एन डी टी इंटू सिग्मा सी के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रशिक्षण का सारांश। इसमें आज आपको जो मैंने बताया वो है रिविट जोड़। रिविट जोड़ कितने प्रकार के रिविट जोड़ होते हैं? रिविट जोड़ में आपको बताया गया कि लैब जोड़ और बट जोड़। रिविट जोड़ बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? रिविट जोड़ जो बनाने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि जो बाकी के जोड़ है, जैसे कि जहां पर ब्रेजिंग काम नहीं करता, जहां पर वेल्डिंग काम नहीं करता, या जहां पर उच्च तापमान या तापमान के बदलाव को सहन करने की शक्ति नहीं होती उस जोड़ में, तो फिर हम रिविट जोड़ प्रेफर करते हैं। क्योंकि जैसे कि क्या होता है, वेल्डिंग अगर कहीं भी किसी जोड़ में क्या हो, कंपन या झटके लग रहे हो, तो वेल्डिंग जो होता है एक मजबूत या कह सकते हैं कि स्थायी जोड़ बनाता है, तो वो झटके सहन करने के लिए डिजाइन नहीं होता। जबकि रिविट इस प्रकार के जो कंपन है या झटकों को आसानी से सहन कर सकता है रिविट जोड़। इसलिए रिविट जोड़ को ज्यादा महत्व दिया गया है जहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, या फिर जहां पर झटके लग रहे होते हैं, या जहां पर इम्पैक्ट लोडिंग की बात आती है, ठीक है, या जहां पर क्या कर सकते हैं कि जो तापमान है, तापमान का क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, कभी तापमान कम हो रहा है या कभी तापमान बढ़ रहा है, तो उस तरीके के जोड़ के लिए भी रिविट जोड़ क्या होता है, ज्यादा उपयोगी साबित होता है। उसके बाद रिविट जोड़ के प्रकार। रिविट जोड़ के प्रकार में दो प्रकार के जोड़ बताए मैंने, एक लैब जोड़ बताया, दूसरा बट जोड़ बताया। लैब जोड़ में बताया मैंने कि जब धातु की प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख करके जोड़ा जाता है तो उस प्रकार का जो जोड़ बनता है वो लैब जोड़ कहलाता है। जब धातु की प्लेटों को किनारे एक दूसरे के किनारे रख करके जोड़ा जाता है तो इस प्रकार जो जोड़ बनता है उसको बट जोड़ कहा जाता है। लैब जोड़ में मैंने आपको तीन प्रकार के जोड़ बताए थे रिविट के लगाने के आधार पर, एक सिंगल रिवेटेड, दूसरा डबल रिवेटेड, तीसरा ट्रिपल रिवेटेड। बट जोड़ में मैंने आपको दो प्रकार बताए, किसके आधार पर, कवर प्लेट के आधार पर, सिंगल स्ट्रैप बट जोड़ और डबल स्ट्रैप, यानी कि एक साइड कवर प्लेट लगी हो या तो फिर दोनों साइड कवर प्लेट लगा रहे हैं ज्वाइंट बनाने के लिए। कवर प्लेट के आधार के बाद जब हम बट जोड़ का वर्गीकरण करते हैं तो इसमें भी रिविट के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। सिंगल स्ट्रैप सिंगल रिवेटेड बट जोड़, सिंगल स्ट्रैप डबल रिवेटेड बट जोड़, सिंगल स्ट्रैप ट्रिपल रिवेटेड बट जोड़। इसी तरीके से डबल स्ट्रैप सिंगल रिवेटेड बट जोड़, डबल स्ट्रैप डबल रिवेटेड बट जोड़, डबल स्ट्रैप ट्रिपल रिवेटेड बट जोड़। तो इस तरीके से रिविट के जोड़ हम बनाते हैं। रिविट के जोड़ बनाने के बाद उसकी हमने दक्षता पढ़ी कि किस जोड़ के लिए दक्षता कितनी होती है।
तो जब हम दक्षता का कंपैरिजन पढ़ा, तुलना पढ़ा लैप जोड़ और बट जोड़ में, तो हमने ये पाया कि जो बट जोड़ होता है, बट जोड़ में जो डबल स्ट्रैप लगाते हैं उसकी दक्षता लैप जोड़ के कंपैरिजन में काफी अधिक होती है, चाहे वो सिंगल रिवेट की बात हो या डबल रिवेट की बात हो या ट्रिपल रिवेट की बात हो। उसके बाद हमने पढ़ा, जब दक्षता की बात कर ली तो रिवेट जोड़ के फेल होने के कारण कौन कौन से होते हैं। रिवेट जोड़ के फेल होने के 4 कारण पढ़े। एक तो क्या होता है कि रिवेट का जो रिवेट की प्लेट होती है, जिन प्लेटों को जोड़ा जाता है, उन प्लेटों का किनारों से फट जाना। किनारों से फटने का कारण ये होता है कि जब मार्जिन सही नहीं लगाते हैं, इसलिए मार्जिन सही होना चाहिए, वो संख के डायमीटर का 1.5 गुना होना चाहिए। दूसरा, रिवेट की जो प्लेटें हैं उनका रिवेट रेखा से ही फट जाना। इसका कारण ये होता है कि रिवेट का जो क्या होता है कि जब तनाव प्रतिबल होता है, जब वो अत्यधिक हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, रिवेट रेखा से प्लेटें फट जाती हैं। इसका कारण ये भी होता है कि लैप सही से नहीं बनाया गया है, या तो फिर ये कहा गया है कि जो धातु है जिनको जोड़ रहे हैं वो धातु क्या है, मजबूत नहीं है। तीसरा बताया आपको कि रिवेट का सीआर ऑफ हो जाना। रिवेट का सीआर ऑफ होने का कारण ये है कि उसका संघ का डायमीटर कम होना, या तो फिर प्लेटों की तुलना में जो रिवेट का धातु लिया गया है वो क्या है, कमजोर धातु, इस वजह से फेल हो जाता है। इसको दूर करने के लिए क्या होना चाहिए, रिवेट का संघ का डायमीटर क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए, और ये कोशिश करना चाहिए कि जिस धातु की प्लेट जोड़ना है उसी धातु की क्या बनी होनी चाहिए, रिवेट बनी होनी चाहिए। और रिवेट का क्रसिंग, रिवेट के क्रसिंग होने का कारण एक ही है कि जब रिवेट के संघ का डायमीटर अत्यधिक हो जाता है तो रिवेट क्या हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं, उनका छेद ओवल हो जाता है और वो ढीले पड़ जाते हैं। ये मटेरियल थ्योरी बलबीर सिंह से, फिटर थ्योरी बलबीर सिंह से लिया गया है, और ऑनलाइन भी देख सकते हैं mheeducation.co.in से, ऑनलाइन कोर्सेस आर्काइव nptel.ac.in से, और निमी ऑनलाइन लर्निंग से भी इस मटेरियल को पढ़ा जा सकता है। तो आज मैंने रिवेट जोड़ एवं इसकी सामर्थ्य पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।